इस समय प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम क्यों नहीं संबोधित किए कि आज मेरा कश्मीर जिस तरह से खड़ा हुआ है, हम देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि जहाँ भी कश्मीरी स्टूडेंट, कश्मीरी व्यापारी, कश्मीर के लोग हों, जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीरी ब्राह्मण हो, उनका आप सम्मान करें, उनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। जैसे कश्मीर में उन लोगों आपके सुरक्षा है। इसी देश में आपने मॉब लिंचिंग में धर्म पूछ के मारा। मोदी जी ने क्या किया? ट्रेन में एक रेलवे का सिपाही चेतन सिंह, ख्याल है कैसे पूछ के मार रहा था? मरे हुए लोगों की लाश भी ठंडी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की IT सेल छत्तीसगढ़ की हो चाहे जहां, वो तुरंत एक कार्टून बनाती है। 300 किलो RDX कहां से आई आज तक नहीं पता। तो क्योंकि उस समय नैरेटिव सेट करना था देशभक्ति का, चुनाव था लोकसभा का। आदिल हुसैन के पास एक ऑप्शन था कि वो बच सकता था, लेकिन उसने बंदूक पकड़ ली कि नहीं, हम मारने नहीं देंगे, और गोली खाई उसने। मैं कश्मीर की उस जनता को तहे दिल से सैल्यूट करता हूं। आखिर 2000 लोगों को इन्हीं लोगों ने तो बचाया, फिर इस पे बात क्यों नहीं करते? आप पूरे देश में कश्मीरी स्टूडेंट को मारा जा रहा है, निकाला जा रहा है, उसके लिए हमारी सरकार कहीं नहीं बोल रही है। अग्रवाल की पत्नी को भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के दुरुपलिया ट्रोलर जो उसको ट्रोल कर रहे हैं। बीते 22 अप्रैल को पहलगांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। आतंकवादियों ने 26 भारतीयों को मार डाला, 26 या 27, कुछ आंकड़े ऐसे ही हैं। इससे पूरा देश आक्रोशित है, और बड़ी चीज़ ये है कि इसके हमले के तुरंत बाद एक मीडिया सेल पर IT सेल वाले एक नया राग अलापना शुरू कर दिए, और उसी वक्त ये शंका जाहिर की जा रही थी कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ने जो काम किया उससे ज़्यादा हमले में हमारे अंदर आपस में मारे जाएंगे। और हुआ यही, जगह जगह पे एक जाति विशेष को टारगेट करके लगातार हमले बढ़े, कहीं तो मार दिए गए। इसको किस तरह से देखते हैं? संजीव जी हमारे साथ हैं, एक बार बात करेंगे कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की वो क्या सोच थी कि नाम पूछ करके मारने वाली चीज़। भाई वो तो टेररिस्ट हैं, वो तो किसी को भी मरेंगे भारतीय। देखिए, पाकिस्तान की जो एक सोच आप पहले जानिए कि उसकी पैदाइश ही नफ़रत से हुई है। वो जिन्ना का देश रहा है, और पाकिस्तान जिस नफ़रत से पैदा हुआ, चाहे वो 1965 की लड़ाई ले लीजिए, 71 की लड़ाई ले लीजिए, बुरी तरह से मात खाई। और उसके ही सिपा सलार हुआ करते थे जियाउल हक। और उसके बाद आपने देखा कि जब करगिल हुआ तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम हिंदुस्तान से सीधी लड़ाई तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारा प्रॉक्सी वार जारी रहेगा, छद्मयुद्ध जारी रहेगा। और वो प्रॉक्सी वार होता रहा कि विगत 9 सालों में 1000 लोग सिविलियन और आर्म फोर्सेस के लोग मारे गए जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। दूसरी तरफ जब आपने धारा 370 हटाई, नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटाया, तब कहा कि साहब आतंकवाद का समूल नाश हो गया। नोटबंदी के समय भी किया, 2016 में बात कही। ये चीज़ें हिंदुस्तान के लोगों को एक उम्मीद जगा रही थी, और साथ ही साथ कश्मीर के लोगों को भी उम्मीद जगाई थी, क्योंकि कश्मीर के लोगों का एक टूरिज्म ही एकमात्र बिजनेस है अगर देखा जाए। उस चीज़ को लेकर के लगातार सैलानी बढ़ रहे थे। अभी 35 लाख समथिंग पिछली बार गए थे, एक उम्मीद से गए थे। पूरी तरह से सिक्योरिटी लैप्सेस हुए, और इस सिक्योरिटी लैप्सेस को लेकर के पहले तो स्वीकारने को तैयार नहीं थी भारत सरकार। और इस तरह से कि आप बताइए कि जहाँ पे 28 निर्दोष लोग मारे गए, वहाँ पर 2 तरह का झूठ बोला गया। कहा गया साहब वो जो क्या नाम है पहलगाम में जो चीज़ें, बैसरन कहा गया साहब वो 20 अप्रैल को खोला गया। चीज़ें खुल के आएगी साहब, वो खोला नहीं गया, वो तो खुला ही रहता था, वहाँ के लोकल लोगों ने कहा। तो आप इस तरह की सिक्योरिटी लैप्सेस कर रहे हो, और उसके बाद आप स्वीकारते नहीं हो। प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब से आए लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान था कि साहब सीधे कश्मीर पहुँचेंगे। पहुँच कहाँ गए? बिहार। और उसके बाद ये भी उम्मीद थी कि साहब जो सर्वदलीय बैठक उसमें आएंगे वहाँ। तो एक जो संवेदनहीनता लगातार चलती रही, दूसरी तरफ मरे हुए लोगों की लाश भी ठंडी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की IT सेल छत्तीसगढ़ की हो चाहे जहाँ, वो तुरंत एक कार्टून बनाती है। कार्टून बना के साहब कहती जात नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया। लेकिन एक चीज़ तो तारीफ करनी पड़ेगी ना IT सेल की, उनकी स्पीड बहुत तेज़ थी। जैसे घाटी में, बैसरन घाटी में लगभग 10 से 12 मिनट के आसपास में गोलियां चली,
उसके बाद 1.5 घंटे तक न सिक्योरिटी फोर्सेस का पता था, ना कुछ किसी का पता था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पहुँचने में उन्होंने देर किया, लेकिन आईटी सेल वालों ने देर नहीं किया। देखिए ये वही आईटी सेल है कि जब आपको अच्छी तरह ख्याल होगा पुलवामा हुआ था, ख्याल है, उस पुलवामा के समय सतपाल मलिक साहब बाद में निकले, उन्हीं के नेता थे, और क्या कुछ कहा कि मेरी जुबान तक बंद करा दी गई थी। प्रधानमंत्री कहाँ थे? जिम कॉर्बेट में थे, नैनीताल में शूटिंग करा रहे थे वाइल्ड लाइफ की। डोभाल ने क्या कहा? सतपाल मलिक जी की बयानबाजी कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ डोभाल पढ़ा था, उसने कहा एकदम चुप रहना। प्रधानमंत्री जी ने, पहला कोई देश का प्रधानमंत्री होगा जो उन शहीदों के नाम पे, मैं तो शहीद कर रहा हूँ, आज तक वो शहीद भी नहीं कह गए। 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आई आज तक नहीं बता पाए। तो क्योंकि उस समय नैरेटिव सेट करना था देशभक्ति का, चुनाव था लोकसभा का, अब देशभक्ति का नैरेटिव नहीं, अब हिंदू मुसलमान पे चलना था। तो इसलिए इनकी आईटी सेल उस पर चली गई कि साहब जाति पूछ के नहीं, धर्म पूछ करके। और क्यों करना था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 11 साल हो गया, बहुत होता है, हर मुद्दे पे फेल है। अब उसको एक ही नैरेटिव लगता है जो आरएसएस जिस पे काम करती है, हिंदू मुसलमान की पटकथा पे। लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो हमला किया उसमें कुछ लोगों को मारा, और शायद उनको पता था कि इससे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा अगर हम हिंदू मुसलमान कर देंगे। यानी अब विदेशी लोग भी ये समझ गए हैं क्या कि हमें हिंदुस्तान के बीच में अगर जाना है और उनको मारना है तो ना हमें हथियार देना है, ना मैन पावर देना है, ये आपस में ही लड़ मरेंगे। कुछ इसी तरह की ये साजिश का पार्ट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल है उस साजिश का। मैंने कहा ना, प्रॉक्सी वार उनको लड़ना है। उनके पाकिस्तान के पास इतनी कुव्वत, इतनी क्षमता नहीं है कि आपसे डायरेक्ट युद्ध कर सकें। जिस देश में आटे के लिए मार हो रही है, जिस देश में आलू और टमाटर के लिए मार हो रही है, तो वो कैसे लड़ेगा? दूसरी तरफ क्यों नहीं वो इस चीज़ को करेंगे कि जब धर्म पूछ करके मारेंगे? जब आपका भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल उस चीज़ को बढ़ा रहा, तो भाई उन्हीं आतंकवादियों के विचार को तो बढ़ा रही थी आईटी सेल भाजपा की। और क्यों नहीं इसी देश में आपने मॉब लिंचिंग में धर्म पूछ के मारा। मोदी जी ने क्या किया? आप गोकसी के नाम पे फर्जी लोगों को मारा, गौ तस्कर थे। पहलू खान को मारा गया, जो तमाम ऐसे पहलू बाद में पता चला तमाम, और उनको पता चला कि जो ऐसी हरकतें करते थे, हरियाणा की सरकार, राजस्थान में इनकी सरकार थी, उनको बाकायदे संरक्षण दिया गया। वो बड़े बड़े मंत्रियों के साथ देखे गए, यहाँ तक कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ देखे गए, प्रधानमंत्री के साथ फोटो उनकी दिखी। तो जब ये किया गया तो इस चीज़ को आप लगातार बढ़ाते रहे। आप जात धर्म पूछ करके, आप बताइए, एक ट्रेन में एक रेलवे का सिपाही चेतन सिंह, ख्याल है? हाँ। कैसे पूछ के मार रहा था? बस फायरिंग शुरू कर दिया। वो बस फायरिंग करता है, तो वहाँ धर्म पूछ। तो कहने का मतलब, जब आप अपने देश में ही धर्म और जात के नाम पे आप युद्ध करा रहे हो, आज जाति को लेकर के आप दलित मोछ नहीं रख सकता, दलित घोड़ी पे नहीं चल सकता, अभी भी चल रहा है। दलित बिल्कुल, दलित के सिर पे पेशाब किया गया भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के राज में। क्या किया गया? तो जब आप अपने देश में ही दलितों को, अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का मालिक बनाने पर लगे हुए हो, इलेक्शंस आते हैं, आप देख लीजिए माइनॉरिटीज़ के लोगों को, दलितों के लोगों को वोटर लिस्ट से हजारों की संख्या में नाम काट दिया जाता है। तमाम ऐसे इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये चीज़ें बाहर, ये ग्लोबल वर्ल्ड है, हम केवल सीमा में बांध करके, हमारी आपकी बात अमेरिका में बैठा और पाकिस्तान में बैठा आदमी भी देख रहा है, और उसकी भी देख रहे हैं। तो ये आप कौन सी बेवकूफ़ी की बात करते हो कि साहब ये बात और इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये चीज़ें आप कर रहे हो तो उन्होंने भी इसी रास्ते को अपनाया। इस पर कहीं ना कहीं एक चीज़ को ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं कश्मीर की उस जनता को तहे दिल से सल्यूट करता हूँ कि 20-25 साल मैंने तो नहीं देखा था। वो सड़कों पे आई, 3 दिन तक पहलगाम में पूर्ण रूप से बंदी थी और लोग रो रहे थे। और इनको कहा जा रहा था कि 30-35 सालों में इतनी बड़ी बंदी नहीं हुई। जो पत्थर फेंके जाते थे, क्या फेंके जाते थे, सारी चीज़ हमने देखी है, आपकी मीडिया ने कवर किया। लेकिन 3 दिन तक रो रहे थे। और एक बुजुर्ग को मैंने देखा, कहा कि जो बेटी 6 दिन में विधवा होगी, मेरी बेटी थी, मुझे तकलीफ बेटा, मुझे अपने कारोबार हम कर लेंगे, लेकिन मुझे तकलीफ, तू मेरी मेहमान थी। वो क्या हो रहा है कि उस शहीद नारवाल की बेटी को, नारवाल की, माफ कीजिएगा, नारवाल की पत्नी को भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के दूरपल्लिया ट्रोलर जो उसको ट्रोल कर रहे हैं। केवल उसने ये कहा कि आप मुसलमान हिंदू की बात मत करिए, आप कश्मीरियों को इस तरह मत कहिए। वो तो अपने पति को खोई है ना। लेकिन वहाँ पे जो लोग भी थे, जो पीड़ित थे, जो बच के आए थे, उन्होंने कश्मीरियों को देखा है। आदिल हुसैन के पास एक ऑप्शन था कि वो बच सकता था, लेकिन उसने बंदूक पकड़ ली कि नहीं, हम मारने नहीं देंगे, और गोली खाई उसने।
सज्जाद जैसे लोग जो बच्चों को लेकर के भागे, आखिर 2000 लोगों को इन्हीं लोगों ने तो बचाया, फिर इस पे बात क्यों नहीं करते हैं? फिर उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। अभी मसूरी में पिछले कुछ दिनों में कुछ कश्मीरी थे, उनको मारा पीटा गया। क्या गलती थी उनकी? उन्होंने तो बचाया, उन्होंने तो खाना खिलाया अपने यहाँ, उन्होंने तो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा और सारी सुविधाएं दी। क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने? बात यही उठती है कि 38,000 40,000 रुपये का टिकट दे डाला, क्यों नहीं फ्री किया? बिल्कुल पीड़ित थे ना। बिल्कुल। जब आप देख रहे हो कि एक तरफ पूरा कश्मीर, और आप छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ का एक नेता का परिवार था, हाँ, है, उस बीजेपी के लीडर ने क्या लिखा है उस ट्वीट किया था, क्या नाम है, नजाकत ऐसे नजाकत चाचा, नजाकत अली, हैं कि मतलब अपने ट्वीट किया है कि रोते हुए मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ कि आज न होता तो मेरा परिवार न बचता। कौन था वो व्यक्ति? जिस आदमी की बात कर रहे हैं आप, वो गोली खा गया। वो कोई ट्रेंड व्यक्ति नहीं था, केवल करा कि गोली मत मारो, मेरे मतलब जो हमारे मेहमान हैं वो गोली खा गया। इस मीडिया को, क्योंकि मैं मीडिया को दोषी मानता हूँ, इस मीडिया को जो ये हाइप देनी चाहिए थी कि साहब कश्मीर के लोगों ने अपने, हिंदुस्तान के जो सैलानी गए थे, इस देश के लोग गए थे, जिस चीज़ को बराबर पाकिस्तान दिखाता था उसको नकारा और वहाँ के लोग खड़े हो गए उनकी जान बचाने के लिए और अपने घरों में रखा। यहाँ तक कि लोग, टैक्सी वाले ने पैसा नहीं लिया। कितने बड़े आदमी टैक्सी वाले होते हैं, कितने बड़े घोड़े वाले होते हैं। अभी तक तो बात यही होती थी ना, कश्मीरी जो होते हैं प्रो पाकिस्तानी होते हैं, पाकिस्तान समर्थित होते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इस पूरे हादसे में कश्मीरियों ने अपनी वजूद बता दिया, अपनी जो मेहमान नवाजी है, अपनी जो हिंदुस्तान के लोग हैं, उन्होंने बता दिया कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। लेकिन क्या किया मीडिया ने, क्या किया हमारे देश के लोगों ने? उनके बारे में एक लफ्ज़ बोला, उनको ही विलन बना दिया। कश्मीरी जहां मिल रहे हैं वहां हमारे जा रहे हैं। यही कहना चाहता हूं। दूसरी बात, सरकार को एक भी स्टेटमेंट आपने सुनते या बोलते देखा? सरकार को पूरे देश में कश्मीरी स्टूडेंट्स थे। इलाहाबाद में, ज़्यादा दूर न जाइए, प्रयागराज ये कहते हैं, मैं तो इलाहाबाद में पढ़ा इसलिए मैं इलाहाबाद कहता हूँ। इलाहाबाद में मकान मालिक निकाल रहा है कश्मीरी स्टूडेंट्स को। कहीं भी हमारे देश की सरकार ने, कश्मीरियों ने क्या किया था? क्या सोच होगी इन लोगों की? आप बताइए, आप क्या देना चाह रहे हैं? वो खुले दिल से अपने घर के दरवाजे खोले, आपके लिए गोली खाकर मरे और आज लड़ भी रहे हैं, कह रहे पाकिस्तान का समूल नाश कर दो, हम बहुत सह चुके, हम क्या दे रहे हैं। और उसके बाद आप पूरे देश में कश्मीरी स्टूडेंट को मारा जा रहा है, निकाला जा रहा है। उसके लिए हमारी सरकार कहीं नहीं बोल रही है। और ये केवल आरएसएस और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसांगिक संगठन के लोग वो करा रहे हैं। जब बात देश पे आती है, देश की बाहरी शक्ति अगर हमारे पर आक्रमण करती है, उस वक्त पूरी दृढ़ता और एकजुटता के साथ हमें साथ रहना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए था कि इस पे एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या एक जनता के सामने आकर के मीडिया के सामने बात करें? बिल्कुल। हम इस बात का इंतजार कर रहे थे। देखिए, इसमें मैं बगैर राजनीतिक रूप से बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक रूप से नोटबंदी के समय देश के नाम संबोधन किया। कोरोना के समय लगातार कहते थे साहब मोबाइल जला लीजिए, 8 बजे ये कर लीजिए। इस समय प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम क्यों नहीं संबोधित किए कि आज मेरा कश्मीर जिस तरह से खड़ा हुआ है, हम देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि जहाँ भी कश्मीरी स्टूडेंट, कश्मीरी व्यापारी, कश्मीर के लोग हों, जो भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीरी ब्राह्मण हो, उनका आप सम्मान करें, उनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। जैसे कश्मीर में उन लोग आपके सुरक्षा कहीं कोई बोला नहीं? बोला। जरूरत तो देश को थी कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करते। क्या सोच है? ये बाहरी शक्तियों ने हमारे ऊपर हमला किया ना। देखिए, बाहरी शक्तियां बिल्कुल की हैं, लेकिन जब आपकी इंटरनल कमी रहेगी, कमजोरी रहेगी, तो बार बार पाकिस्तान कहा जा रहा है कि वो बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है। बैसरन घाटी जो है, वहाँ बिना सिक्योरिटी के आप जा नहीं पाएंगे। इवन आपके मोबाइल तक वेरीफाई करा लेते हैं, उसमें अगर आपके नंबर पाकिस्तानी नंबर हो तो आपको रोक लिया जाएगा। इस तरह की तमाम चीज़ें सुनने में आती हैं। सुनने में आया कि निशिकांत दुबे के यहाँ शादी थी किसी की, और सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ डिप्लॉय कर दिया गया था। निशिकांत दुबे की शादी नहीं थी, उनकी सालगिरह थी। और उसी दिन वो सुबह अपने लोकसभा क्षेत्र में थे, एक धार्मिक आयोजन में थे, और उसके बाद सीधे वहाँ पहुँच गए। सालगिरह एक 5 सितारा होटल में, करोड़ रुपया, और तमाम देश के मेहमान जुटे। गुलमर्ग में मात्र 50-60 किलोमीटर की दूरी पे, या और भी कम दूरी होगी। जरूरत है क्या सिक्योरिटी के साथ इस तरह खिलवाड़ करना? यही तो बात है। भावनगर की वो बहन के बेवा हुई, और वहाँ पे हमारे पाटिल साहब गए,
तो क्या बोला गुजरात की बहन ने कि इतनी बड़ी फौज हम टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स से आप आ रहे हो हमें दिखाने और हमें सुरक्षा नहीं दे पाए, इतना सा मुँह रह गया। तो ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए सब छोड़ दीजिए। गवर्नर साहब हैं वहाँ पे, इस उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के हैं, श्री मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस समय। मनोज सिन्हा जी उत्तर प्रदेश में आते हैं, गाजीपुर के पंचायत चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक की गणित सेट करके जाते हैं, तमाम चुनाव में प्रचार भी करते हैं। और सिक्योरिटी को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि साहब मनोज सिन्हा आवे या कोई भी गवर्नर बनारस है उत्तर प्रदेश आवे कहीं, बिल्कुल उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनके परिवार को जिस तरह की सुरक्षा, 2-2 दर्जन पुलिसकर्मी केंद्र बल के और उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग परेशान हैं। तमाम हमारे ऐसे अधिकारी मित्र, नाम नहीं ले सकता, वो परेशान हैं। इनकी सुविधाएं ज़्यादा है, बेटे और बहू किसी ऐसे पद पे नहीं है इनके, मैं खुले रूप से कह रहा हूँ। वो व्यवसाय करते हैं जबकि जरूरत भी नहीं है, जरूरत नहीं है, इस तरह की कोई दुश्मनी भी तो नहीं है। ऐसे गवर्नर के पुत्र जो व्यवसायी हैं, पुत्र वधू व्यवसायी हैं, उनके लिए 2-2 दर्जन सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई गई है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिखता है? एक तरफ उत्तर प्रदेश के हालात क्या है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जो सुरक्षा किन लोगों को देनी चाहिए, कहाँ देनी चाहिए। जब पुलवामा अटैक हुआ था उस वक्त तो सिक्योरिटी दे नहीं पाई थी। पुलवामा की बात तो सिक्योरिटी लैब से पुलवामा की बात आप उठा दिए तो उसको उठा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सतपाल मलिक जी के द्वारा इस बात को कह रहा हूँ और उस पर बिल्कुल कंठस्थ हूँ, क्योंकि उसके एविडेंस हैं। जब जनवरी लास्ट में भयंकर बर्फबारी से जम्मू से कश्मीर के रास्ते बंद हो गए थे, लैंडस्लाइड हुई थी, सारी चीज़ें, तो ये हुआ कि साहब आप इनको हवाई मार्ग से ले जा सकते हैं। वहाँ पे 2100 कश्मीरी फंसा था, उसके पास जाने के रास्ते नहीं थे। जब वो भारत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, मेरी बात चलाइएगा, भारत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहा, तो 2100 कश्मीरियों को हवाई मार्ग के द्वारा भेजा गया। और उसी समय सीआरपीएफ के जवान 2300 समथिंग थे। सीआरपीएफ के आईजी अजय वीर सिंह नाम था, ऐसे ही कुछ नाम था, अगर मैं नाम तो यही था लगभग। अजय वीर सिंह की चिट्ठी गई थी गृह मंत्री को कि साहब हमें भी, हमारे भी सैनिकों को कश्मीर में बड़ी ड्यूटी सख्त करनी पड़ती है, हम सड़क मार्ग से नहीं जा सकते, दे दीजिए। सतपाल मलिक जी ने भी इसको कहा कि वो चिट्ठी मेरे पास आई और गृह मंत्री ने कैंसिल कर दिया और कहा नहीं, इनको सड़क मार्ग से जाना है। और उसके बाद ऐसी जगह, अब तमाम पुलवामा की बातें आएंगी, जहाँ हाई सिक्योरिटी जोन थी, वो गाड़ी कौन से आई, कैसे आई, 350 किलो आरडीएक्स कौन लाया, आज सब ठंडे बस्ते में है। तो उस घटना को, जिस पे प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से वोट मांगा, फर्स्ट टाइमर वोटरों से, नौजवानों से कहा कि क्या आप इस पुलवामा के नाम पे वोट दे सकते हो, शहीदों के नाम पे। माफ़ करिए प्रधानमंत्री जी, शर्म आती है कि आज उन 40 जो सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए, आपने उनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया। आज तक ये देश को नहीं बताया उन नौजवानों को जिनके नाम पे आपने वोट लिया कि 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया। और आप इस पहलगाम में जहाँ आपका लोग इंतज़ार कर रहे थे, उस सऊदी अरब गए थे, उस सऊदी अरब के भी शासक से आपको पूछना चाहिए कि आप टेररिज्म पे बात करते हो कि टेररिज्म पे हम आपके साथ हैं, तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को फंडिंग क्यों करता है? आप उस गल्फ कंट्री के तमाम जो 57 या 56 देश हैं, आप उनसे पूछते मिडिल ईस्ट में कि आप आतंकवाद के खिलाफ होते हो लेकिन पाकिस्तान को फंडिंग क्यों करते हो? हमारे प्रधानमंत्री नहीं पूछ सकते। और आते कहाँ जाते हैं? बिहार में पंचायत दिवस संबोधित करने, क्योंकि बिहार में चुनाव है 8 महीने के बाद, 6 महीने बाद। ये संवेदनहीनता नहीं है तो क्या है? लौट आते हो दिल्ली, उसके बाद आप सर्वदलीय बैठक में नहीं जाते हो। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी चिट्ठी लिख करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूरी दुनिया को हम अपनी एकता दिखाना चाहते हैं, एक आप ज्वाइंट सेशन बुलाइए। वो नहीं करना है। लोग चर्चा करेंगे भाई, अच्छाई की बात करेंगे तो कमियों की बात करेंगे, लेकिन जो तानाशाही रवैया है हमारे प्रधानमंत्री का, सुनना नहीं चाहते, इसलिए कि अपनी कमियां नहीं सुनना है, उनके लोग जो कमियां कर रहे हैं उस पर बोलना नहीं है। तो देश बड़े खतरनाक मोड़ पे जा रहा है। और जो भी देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ,
कि जिस कश्मीर के लोगों ने एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया है, 28 लोग ही न मरते। अगर वो कश्मीर 35 साल पुराना होता ना, तो क्यों कोई वो जो घोड़े वाला था क्यों शहीद होता, कोई नजाकत क्यों परिवार लेके भाजपा के नेता को जाता, या वो जो हमारी बहन जो विधवा हुई है नारवाल चंडीगढ़ की, वो क्यों बात बोलती। वो कश्मीर ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों सब एक साथ खड़े हो। और बात मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, उदय प्रताप जी की एक लाइन है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई बात तो फिर नुकसान सबका है। ये नुकसान से बचना पड़ेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, देश के लोग खड़े हो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरे हिंदुस्तान के लोग एक आवाज़ में बात करेंगे, सबके साथ चलेंगे, तो निश्चित है कि हम बाहरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हम आपस में किसी भी तरह इस तरह का मतभेद न करें, और ख़ास करके कश्मीरियों ने एकजुटता दिखाई है और कहा है कि हम सब एक हैं, उसमें हमें उनका साथ देना चाहिए। उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि घाटी में वही थे जिन्होंने गोली खाई, जिन्होंने हमारे भाइयों बहनों को बचाया। तो बहुत ज़रूरी है इसको सोचने के लिए आईटी सेल, मीडिया और सोशल मीडिया पे मत जाइए। ये सब देश के वासी हमारे अपने भाई बहन हैं, और हमें मिल कर के इस देश को बचाना है, देश की अखंडता को बचाना है और देश को आगे ले जाना है। बने रहिए हमारे साथ। आरिफ अंसारी।